dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, finally जिस वीडियो का आप सभी को इंतजार था, जिसके प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपसे बात करने का मेरा इंतजार यहाँ पे खत्म होता है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द फार्माकोलॉजी। और साथ ही साथ ये भी मैं बात करूंगा कि अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और थोड़े बहुत नहीं, 2010 से लेके 2024 तक के मतलब लगभग 15 साल के क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर क्वेश्चन एनालिसिस हमने किया और उसके बेसिस पे ये सीरीज हम आपके साथ लेके आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं फार्माकोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको मस्ट है कि उनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, चाहे आप सीयूईटी पीजी के लिए जा रहे हो और चाहे आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूं जीपैट के लिए या सीयूईटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, फार्मा से रिलेटेड एग्जाम है, तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है? हमेशा पहले अपने सिलेबस को जानिए, नो योर सिलेबस। और जब आप अपने सिलेबस को समझ लोगे, जितना भी हमारा सिलेबस है, उसके बेसिस पे हम अपना एक स्टडी प्लान बनाएंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वहां पे फॉलो करेंगे, रेफरेंस बुक या रेफरेंस मॉड्यूल के साथ हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और हाँ, प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। और कम से कम अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं फार्माकोलॉजी की, बच्चों मिनिमम 2 आवर तो आपको देना ही देना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि अगर आप फार्माकोलॉजी की बात करोगे, हर साल लिखा जाता है 28 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बच्चों अगर आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ बात करोगे तो 32 लास्ट ईयर तो इवन 42 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल गए थे केवल फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से। तो इसलिए बच्चों अगर ये 1/3 का सिलेबस कंप्लीट कर रहा है एक इकलौता सब्जेक्ट, तो आपको टाइम भी उतना देना पड़ेगा, ये मस्ट श्योर है। तो इसलिए आपको प्लानिंग करना है उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आगे बढ़ूं, आपको दिखेगा क्या? एक वास्ट सिलेबस दिखेगा। जनरल फार्माकोलॉजी, एएनएस, ऑटोक्वायर्ड, पीएनएस, सीएनएस, सीवीएस, हार्मोन, कीमोथेरेपी, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, जीआईटी, मिसलेनियस, रेस्पिरेटरी, डायूरेटिक, टोटल 13 to 14 चैप्टर्स यहां पे आपके आ जाते हैं और वो चैप्टर अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट बन जाते हैं, इतना ज्यादा होता है। तो इसलिए सिर्फ सिलेबस मत देखो, सिलेबस देखोगे डर जाओगे मेरे बच्चों। अगर आपके सामने एक पजल दी जाती है तो उस पजल को क्या करते हो? छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हो। अगर आपके सामने फार्माकोलॉजी सिलेबस का वास्ट सिलेबस रखा जाए तो उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी आती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज ईट द एलिफेंट। एलिफेंट देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मुझे एलिफेंट को प्रॉपर ड्रॉ करना है तो मैं बोलूंगा ईट द एलिफेंट। मतलब जो हमारा पूरा लार्ज टास्क है ना, उसको हम स्मॉल छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पुट योर टॉपिक और टास्क। हमने आज का टास्क डिजाइन किया। आज का मेरा टास्क क्या है? आई विल कंप्लीट द जनरल फार्माकोलॉजी। मैंने टास्क डिजाइन किया, टास्क डिसाइड कर लिया, अब ब्रेक डाउन इट्स इनटू द सेक्शन। अब जनरल फार्माकोलॉजी की बात करूंगा तो जनरल फार्माकोलॉजी कोई एक चीज तो है नहीं सर, वहां पे हमारा इंट्रोडक्शन भी आ रहा है, वहां रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आ रहा है, फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक है, एडीआर है, क्लिनिकल ट्रायल है, टॉक्सिसिटीज है, पॉइजनिंग है, टेराटोजेनिसिटी है, पूरे सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग उसमें हो जाएंगे। तो उनको मैं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करूंगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये बात करूंगा। नाउ ब्रेक डाउन ईच सेक्शन इनटू द मैनेजेबल बाइट्स। अब उनको मैनेजेबल डालें कि हाँ, आधे घंटे में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सर चलिए 1 से 1.5 घंटा हमारा फार्माकोकाइनेटिक पोर्शन में या 2 घंटे फार्माकोकाइनेटिक में चला जाएगा। डायनेमिक हमारा 1 से 1.5 घंटे ले लेगा। एडीआर और क्लिनिकल ट्रायल 1 से 2 घंटे ले लेगा। हमने उसको क्या किया, एक टाइम ऐसा फ्रेम कर लिया कि मैनेज हमारा हो जाए उसके हिसाब से। तो इसीलिए सबसे पहले हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? आई नीड टू रिवाइज द फार्माकोलॉजी। मैंने क्या किया? माय फार्माकोलॉजी कंप्लीट कोर्स हैव द 14 चैप्टर और 14 सेक्शन।
ईच सेक्शन हैव द फर्दर सब टॉपिक्स, और उन्हीं को हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम कंसीडर करके लेके चलेंगे। पहले ये प्लानिंग जरूरी है, दिमाग में फिक्स करो। अगर मैंने आपसे बोला 14 डेज, आप उसको, चलो मैंने आपसे बोला 18 डेज ले लो, कुछ चैप्टर बड़े हैं तो उनको हम 2 दिन में ले लेंगे। आज का टारगेट हमने रखा जनरल फार्माकोलॉजी में कंप्लीट करूंगा 3 to 4 आवर। अगर मैंने उसके लिए ढंग से दे दिया, जो मैंने पढ़ा है मैं उसको बहुत इजीली रिवाइज कर सकता हूं। क्यों ये करना जरूरी है, अब उसके बेसिस पे समझना है कि सर प्रीवियसली हमारे इन सब्जेक्ट से, इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आपको एक यहां पे ओवरऑल फ्रेम अगर आपसे बात करूं, चैप्टर वाइज आपकी फार्माकोलॉजी की एनालिसिस करूं फ्रॉम 2010 टू 2024, तो आप देखोगे कि जनरल फार्माकोलॉजी सर इकलौता ऐसा चैप्टर है जहां से आपको 56 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब जनरल फार्माकोलॉजी को छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट एएनएस की बात करोगे, 47 क्वेश्चन ओवरऑल पूछे गए हैं। अगर 15 साल की बात करूंगा, और अगर आप इसको डिवाइडेड 50 एवरेज ले लो और 50 डिवाइडेड बाय 15 कर लोगे, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल इन टॉपिक से आते हैं। अब दिमाग में अगर 3 से 4 क्वेश्चन आप लेके चलोगे ना, मतलब आप वहां पे बोलोगे सर लगभग ये मान के चलिए 12 से 16 या समटाइम्स 5 क्वेश्चन अगर आ गए तो 20 नंबर एक ही चैप्टर से हो सकते हैं, नहीं तो 15 ऑन एवरेज तो है ही है। अब इसलिए 15 नंबर मतलब समझते हो बच्चों, श्योर शॉर्ट गारंटी वाली चीजें दे देता है। अगर आप ऑटोक्वाइट्स की बात करोगे, 30 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 15 साल में। रेस्पिरेटरी से 7 क्वेश्चन, थोड़ा हल्का है लेकिन हाँ टाइम भी कितना लेता है, 1 से 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा रेस्पिरेटरी है क्या इसमें सर? अस्थमा है, कफ है, खत्म है। और इतना पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? बड़े आराम से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हार्मोन। हार्मोन चैप्टर से टोटल 44 क्वेश्चन पूछे गए इन 15 ईयर्स। पीएनएस की बात करूंगा, 4 क्वेश्चन, 1 घंटे का है सर। लोकल एनास्थेटिक और स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट, और मेनली इससे क्लासिफिकेशन या समटाइम्स कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से पूछे जाते हैं। सीएनएस की बात करेंगे, 46 क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आप इंपॉर्टेंस रखते चले जाइएगा तो आपको इंपॉर्टेंस दिखता चला जाएगा कि ये हमारे इंपॉर्टेंस कौन कौन से हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जिनको हमें देखना ही देखना है। देखिएगा जरा, सीवीएस से 41, किडनी, अरे सर डायरेटिक और एंटी डायरेटिक 1 घंटे का है, 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब सर गिरी हालत में एक का क्वेश्चन आ सकता है, देखेंगे जरूर। ब्लड की बात करोगे, चैप्टर बड़ा है बट क्वेश्चन इसको हम सबसे लास्ट में कर सकते हैं क्योंकि वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आता भी है तो एंटी कोगुलेंट के क्लासिफिकेशन, एंटी प्लेटलेट के क्लासिफिकेशन या हमारा हाइपरलिपिडेमिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन जाता है। जीआईटी के 6 क्वेश्चन, एंटी माइक्रोबियल से 55। अब एंटी माइक्रोबियल चैप्टर है बहुत बड़ा, लेकिन क्वेश्चन भी आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कीमोथेरेपी इकलौता कैंसर का चैप्टर है, लेकिन अगर देखोगे ना 28 क्वेश्चन एक चैप्टर दे रहा है, मिस करने की गलती नहीं करेंगे। मिसलेनियस से हमारे 14 क्वेश्चन। अब मैं इनको पहले सेगमेंट बनाऊंगा, पहले ये फिर ये फिर ये, मैं उनको सेगमेंट वाइज बनाऊंगा कि पहले ये चैप्टर करूंगा 14 चैप्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी तो बात आई कि सर ये क्वेश्चन मिले, लेकिन अगला सवाल आता है कि सर ये बताइए, आपने बोल दिया जनरल फार्माकोलॉजी या बोल दिया एएनएस, तो एएनएस में सर पूरा पढ़ने जाएं फिर फिर क्या मतलब रह गया इंपॉर्टेंस का? अरे मेरे बच्चों, मैं खड़ा हूं ना, क्यों परेशान हो रहे हो? तो सबसे पहले यहां पे आपकी एक स्ट्रेटजी आती है कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मुझे हर टॉपिक को नहीं कवर करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले एक चीज बात करें, दिमाग में एक चीज फिक्स करिए कि आज से लेके आपके एग्जाम तक मेरी स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। आई विल स्टडी रेगुलरली, हाँ जी सर, विद कंसिस्टेंसी, विद फुल फोकस, इसमें कोई डाउट नहीं। और हाँ, एक्सक्यूज वालों एक्सक्यूजेस छोड़ दो, वरना जीवन में सिर्फ एक्सक्यूज देते रह जाओगे, सिलेक्शन और सफलता नहीं पाओगे। एक्सक्यूजेस को अपने से दूर कर दीजिएगा। जीपैट मंत्रा बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है, बार बार कहता हूं, ये आपको क्वेश्चन नहीं देता लेकिन माइंड सेट जरूर बना देता है। और अगर आप ये गलती कर रहे हो कि सर नहीं, मुझे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की क्या जरूरत है, मैं सिंपल सजेशन दूंगा, बहुत जरूरी है, करना जरूर। सॉल्व द डीपीपी, क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर डे 100 क्वेश्चन जरूर रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया। और हाँ, मेरा पूरा इस समय का कंपाइलेशन जीडीसी नेविगेटर सीरीज या जीपैट एट योर फिंगर टिप से मेरी इसकी पूरी प्लानिंग को लेके चलूंगा। और अगर इतना करते हुए चल रहे हैं, विदाउट एनी डाउट आप सही डायरेक्शन में हैं। ये रही आपकी जीपैट मंत्रा।
आपके जीडीसी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस, फुल्ली कलर्ड बुक है, 900 पेजेस की बुक्स है और हार्डली कितना 499 का प्राइस है। इससे सस्ता और क्या होगा, कलर प्रिंट आउट भी नहीं होगा। खैर, जहां पे हर एक चीज दिया गया है, सिर्फ आपको यहां बुक नहीं मिलेगी, आपके कोर्स के अंदर इसका पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा फ्रॉम 2018 टू द 2024, सारी चीजें मिल जाए 17 से 24 और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के भी आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएंगे आपके कोर्स में। बट सर अब टॉपिक बताइए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आइए जरा बात करते हैं। अगर मैं 2025 के लिए आपसे शॉर्ट वाले पॉइंट पे लेके चलूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको करना मस्ट है, पहला सजेशन, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, जिन चैप्टर्स के अंतर्गत बता रहा हूं, कृपया करके उनकी एनाटॉमी पोर्शंस को कंप्लीट करना मत भूलना, वरना पछताओगे बाद में। तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर द फार्माकोलॉजी, और ये प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जरा एक बार समझा जाए और आपके लिए मेरी तरफ से सजेशन हो, तो एक एक चैप्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे जनरल फार्माकोलॉजी की बात करूं, तो जनरल फार्माकोलॉजी की बात करेंगे तो फार्माकोकाइनेटिक, उससे पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेना, एक आध क्वेश्चन वहां से आ जाता है। लेकिन जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट मेथोडोलॉजी है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट मेथोडोलॉजी है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन, हार्डली चलोगे ना 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है पूरा रिवीजन करने में फार्माकोकाइनेटिक पोर्शंस को, तो जरूर रख लीजिएगा। फार्माकोडायनेमिक में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और कंप्लीट रिसेप्टर फार्माकोलॉजी, क्योंकि इसके बिना तो फार्माकोलॉजी चल ही नहीं सकती है सर, तो इसलिए रिसेप्टर फार्माकोलॉजी को जरूर लेके चलना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपसे बात करूं एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी में, जहां पे सर न्यू ड्रग डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन लिख के ले लो, हर साल आता है और आएगा, तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ थोड़े से एडवर्स इफेक्ट को भी छोड़िएगा नहीं, एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एडीआर, एंटीडॉट, टेराटोजेनिसिटी, ड्रग कॉजिंग टेराटोजेनिसिटी एंड देयर इफेक्ट, ये सारी चीजें जनरल फार्माकोलॉजी के एक एक पार्ट को कंप्लीट करना मस्ट है आप सभी के लिए। फर्दर हम एंट्री करते हैं एएनएस में। एएनएस में बात करूंगा तो कोलिनर्जिक ड्रग, देयर रिसेप्टर, देयर क्लासिफिकेशन, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, एंटीकोलिनर्जिक हो, सबकी बात करूंगा। और जितने भी हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन या एडवर्स इफेक्ट आते हैं उनको जरूर एक बार टचअप कर लेना। सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज के साथ चलोगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक से बात करूंगा, सेम चीज, रिसेप्टर जरूरी है देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, चाहे वो अल्फा बीटा एगोनिस्ट हो, चाहे एंटागोनिस्ट हो, या सेलेक्टिव एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की बात किया जाएगा, एंड देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन अंडर द एएनएस। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजीज, 3 डिजीज हैं लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन मिलता है, इधर ग्लाउकोमा, एल्जाइमर और साथ ही साथ माइस्थीनिया ग्रेविस की बात किया जाएगा, उनको जरूर देखना, जिसमें से ग्लाउकोमा नंबर 1 पे रखा जाता है और सिर्फ क्लासिफिकेशन इसकी जान है। क्लासिफिकेशन समझ लिया तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपने आप आ जाएगा। लेकिन हाँ, माइस्थीनिया ग्रेविस कैसे कॉज होता है, अल्जाइमर डिजीज कैसे कॉज होता है, कौन सी ड्रग यूज होती है, बेसिक 2 ही 3 ड्रग तो हैं, उनको जरूर एक बार नजर में रखिएगा। फर्दर हम बात करते हैं ऑटोक्वाइड, ऑटोक्वाइड का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, हिस्टामिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, ये 3 चीजें ऑटोक्वाइड में पहले सबसे करिए। अंडर द हिस्टामिन, सेरोटोनिन की बात किया जाएगा, टाइप ऑफ सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर एंड द ड्रग विच एक्टिंग, जैसे हमने बोला ना 1 और 4 के एगोनिस्ट, 2 और 3 के एंटागोनिस्ट, उनको जरूर देखना। अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन करो तो अच्छा है, नहीं करो तो छोड़ भी सकते हो, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का। फर्दर अगर आप बात करोगे हमारा, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, एक बार जरूर देखना, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन से ही नसैड की बात की जाएगी और नसैड का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में से एक आता है सर, क्लासिफिकेशन और उन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात नसैड के अंतर्गत जरूर देख के चलिएगा। फर्दर हम बात करेंगे फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन, यहां पे आप बात करोगे एंडोक्राइन ग्लैंड, उनके सिक्रीशन, उनके एडवर्स इफेक्ट, हाइपर सिक्रीशन से क्या, हाइपो सिक्रीशन से क्या,
अगर कोई डिजीज हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट की बात, जरूर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में बात करना। लेटर ऑन अगर मैं बात करूंगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्लासिफिकेशन, फिर मोस्ट लगा डालिए, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की बात करोगे तो थोड़ा डायबिटीज और इंसुलिन की नजर भी यहां पे आपकी पड़ जानी चाहिए। इंसुलिन कैसे सिंथेसाइज्ड होता है, डायबिटीज कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होती है, उनको एक नजर डालिएगा। नेक्स्ट, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, एड्रोजन, इनमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। ड्रग के क्लासिफिकेशन और ड्रग से दोस्ती करते जाना, बस बात खत्म और कुछ नहीं। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में कौन सी ड्रग यूज हो रही है, हमारे एनाबोलिक स्टेरॉइड कौन से हैं, उनको किस रूट से दिया जा रहा है, हमारे एंटी एंड्रोजन ड्रग क्या है, हमारे प्रोजेस्टिन क्या है, उनका यूज कहां है, उनका फंक्शन क्या है, वो अगर आपने एनाटॉमी के थ्रू देख के चलोगे तो ये इजी हो जाएगा। फर्दर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की बात करूंगा सीएनएस के अंतर्गत। पार्किंसन और एपिलेप्सी दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे सबसे पहले क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब अगर एपिलेप्सी की बात करोगे, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ एपिलेप्सी, और हां सर ड्रग ऑफ चॉइस मत भूलिएगा कि किस टाइप के एपिलेप्सी के लिए कौन सी ड्रग। अभी छोटा सा एग्जांपल एमसीआरई का दे देता हूं, लास्ट ईयर के जीपैट का दे देता हूं, ग्रैंड मल एपिलेप्सी, पेटिट मल एपिलेप्सी। अब आपको कंफ्यूज क्या कर देता है, पेटिट मल एपिलेप्सी की एब्सेंस से जरा कुछ वर्ड बदल दिया जाता है, तो उनको एक बार जरूर देख लेना एपिलेप्सी क्लास के अंतर्गत। फर्दर हमने बोला सर पार्किंसन, क्लासिफिकेशन और पैथोफिजियोलॉजी, दो चीजें, क्लासिफिकेशन और पैथोफिजियोलॉजी। और क्लासिफिकेशन देखोगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। अंडर द एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट या ओपियोइड एनाल्जेसिक क्लासिफिकेशन, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सीधे बात करके छोड़ देना और आगे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर टाइम कम है तो। फर्दर सीवीएस की बात करो, ईसीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं हार्ट के फंक्शनिंग की बात करूं, हार्ट के कार्डियक आउटपुट की बात करूं, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, जो बेसिक टर्मोलॉजी है ना एनाटॉमी में, उनको पहले देख लो। डिपोलराइजेशन कब होता है, रीपोलराइजेशन कब होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन क्या है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन क्या है, उससे ईसीजी में क्या फर्क आता है, ये सारे पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं, इनको हल्के में मत लेना। भले डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे, लेकिन जब आपसे क्यूटी इंटरवल की बात किया जाता है, बीटा ब्लॉकर की बात किया जाता है, वो कौन से हैम्पर्ड करते हैं, तो वो सारे आंसर यहीं से आते हैं। नेक्स्ट, एंटी एरिथमिक ड्रग क्लासिफिकेशन, एक नजर में लिख के रख लो, ट्रिक के साथ वो सारी बातें याद है। सीएचएफ, एंजाइना, हाइपरटेंशन, क्लासिफिकेशन तो करना ही करना है, और क्लासिफिकेशन देखोगे तो पैथोफिजियोलॉजी विद द मैकेनिज्म आपको मिल ही जाएगा, सर उनको कर लेना। हाँ, ड्रग ऑफ चॉइस यहां पे आपको देखना मस्ट है, अंडर दिस चैप्टर की बात करेंगे तो। फर्दर अगर हम बात करते हैं डायरेटिक, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बस बात खत्म, इससे ज्यादा मत जाना। हाँ, अगर क्लासिफिकेशन देखे हो तो साइट जरूर देख के चलना कि कौन सी ड्रग, कौन सी क्लास की ड्रग किस साइट पे काम करती है। अगर मैं ड्रग अफेक्टिंग कोआगुलेशन, वही बात किया गया, एंटीकोगुलेंट क्या है, एंटी प्लेटलेट क्या है, फिब्रिनोलाइटिक क्या है, एंटी फिब्रिनोलाइटिक क्या है, इनको प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर किसको बोलते हैं, प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर किसको बोला जाता है। तो क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, और हाँ यहां से आपके एडवर्स एक्शन आ जाते हैं कि अगर बात किया जाएगा सर जैसे हमारे एंटीकोगुलेंट क्लास की ड्रग है, तो ड्रग इंटरेक्शन यहां पे पूछा जाता है, एस्पिरिन और वारफेरिन के साथ क्या ड्रग इंटरेक्शन मिलेगा, तो छोटे छोटे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सल्फोनामाइड, अगर मैं कीमोथेरेपी की बात चलूं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में सल्फोनामाइड, कोट्रिमोक्साजोल और क्विनोलोन्स की बात करेंगे। सर यहां पे मेनली हमारा क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म जरूर देख के चलना, एडवर्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फोनामाइड, कोट्रिमोक्साजोल की अगर बात करके चलोगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सर पहले तो क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिक के साथ बात करोगे, देन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, इनहिबिटर कहां कहां कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं, कौन सा फ्रीज इनिशिएशन करता है, कौन सा ट्रांसलोकेशन इनहिबिट करता है, कौन सा पेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन इनहिबिट करता है, पूरी मैकेनिज्म आपके माइंड में होनी चाहिए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके क्लासिफिकेशन की बात करोगे, सर कौन से हमारे शॉर्ट एक्टिंग है, कौन से लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सा हमारा ड्रग है, उनके सोर्स कौन सा है, इनको जरूर देख लेना अगर एंटी माइक्रोबियल की बात चल रही है। एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी वायरल, इन दोनों को जरूर देखना। फंगल को उतना नहीं कहूंगा, लेकिन वायरल को जरूर देखना। फंगल का क्लासिफिकेशन सफिशिएंट है, लेकिन वायरस से आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लास्ट ईयर भी आपको मिला है और पीछे भी मिलता आया है कि एंटीवायरल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एंटी ट्यूबरकुलर के एडवर्स इफेक्ट फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के साथ में। एंटी कैंसर, सर लिख लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन तो इसकी जान है,
क्लासिफिकेशन सिर्फ एक टाइप का नहीं, 3 टाइप का क्लासिफिकेशन। एक तो हमारा केमिकल बेसिस, एक हमारा सेल साइकिल स्पेसिफिक, एक हार्मोनल बेसिस और एक हमारी न्यूअर ड्रग, उनकी भी बात करके चलना। 4 क्लासिफिकेशन, चारों दिमाग में आनी चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूंगा हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल डिवीजन एक बार पढ़ लो एनाटॉमी के थ्रू, फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात होगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन सा नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा किस साइकिल फेज पे काम कर रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट। मोस्ट एडवर्स इफेक्ट बहुत बार पूछे जाते हैं, रख लीजिएगा टेबल जो हमने लास्ट में 2-3 देखे हैं ना, कि वो कहां यूज होते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस और क्या क्या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनकी बात करोगे। इम्यूनोसप्रेशन केवल क्लासिफिकेशन, केवल इम्यूनोसप्रेशन और स्टिमुलेशन का क्लासिफिकेशन देख लेना, यहां से आपकी सारी चीजें। और इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जीडीसी नेविगेटर सीरीज है तो सर 3 4 5 ये 3 मॉड्यूल्स आपके लिए सब कुछ कवर कर रखे हैं, उनको एक रीड मार दो, सफिशिएंट है। अगर आपके पास जीपैट एट योर फिंगर टिप है तो उसमें भी अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए छोड़िए नहीं, करिए जरूर। अच्छा, मैंने ये क्यों टॉपिक दिए, ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का कोई ना कोई रीजन तो होगा। हाँ जी सर, उसके पीछे का रीजन आता है, ये सारी चीजें एनालिसिस करने के पीछे का रीजन सिर्फ एक छोटा सा है। हमने हर साल के क्वेश्चन का फ्रेगमेंटेशन किया और ये देखा गया कि किस किस ईयर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। चलिए एक रिव्यू मारिएगा। जैसे आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इंट्रोडक्शन की बात करिएगा, 23 में भी आए, 22, 19, 17, 11 हर साल आए, टोटल 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिले। फार्माकोकाइनेटिक्स से हमने बोला 23 क्वेश्चन, कोई भी ऐसा साल नहीं दिखेगा जहां से क्वेश्चन ना आया हो। फार्माकोडायनेमिक्स से थोड़े कम आए हैं, लेकिन रिसेप्टर पोर्शन और क्लिनिकल ट्रायल यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पोर्शन से अगर आप बात करोगे। एडीआर से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन, और आप ये टोटल देखोगे तो ये आपके इतने क्वेश्चन अंडर द जनरल फार्माकोलॉजी मिले हैं। ईएनएस की बात करोगे तो कोलिनर्जिक से आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन मिले हैं, लगभग हर साल ही आता है। एंटी कोलिनर्जिक की बात करोगे तो क्लासिफिकेशन और उसे ग्लाउकोमा से या गैंग्लियन से हमारी ड्रग एक्टिंग आ जाएगी। एड्रेनर्जिक की बात किया जाएगा, यहां से सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, फंक्शन, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, इनसे आएंगे। एंटी एड्रेनर्जिक की बात किया जाएगा, 10 से 11 क्वेश्चन इससे भी पूछे जा चुके हैं। ऑटोक्वाइट्स की बात करोगे हल्का मिलेगा। ऑटोक्वाइट्स में हिस्टामिन से थोड़ा सा ठीक, 5-HT से थोड़ा सा कम आता है, लेकिन नजर डालना है सर, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन के डायरेक्ट क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन नसैड से तो क्वेश्चन भर भर के आएंगे सर। और अगर नसैड आया है तो गाउट और आर्थराइटिस का क्लासिफिकेशन भूला नहीं जा सकता है, चाहे डीएमआरडी हो, चाहे बायोलॉजिकल मॉडिफायर की बात किया जाए, वो सारी चीजें आएंगी। अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें, कफ और अस्थमा, हमने पहले ही बोला सर 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन केवल क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म से ही मिल गए हैं आंसर क्वेश्चन। अगर हार्मोन्स की बात किया जाएगा, पिट्यूटरी से थोड़ा कम, लेकिन ये वाला पोर्शन देखो, मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को, आप हर साल देख सकते हो, विदाउट एनी डाउट यहां से क्वेश्चन आता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कभी 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है, नजर मारोगे तो एक रिवीजन आ ही जाएगा पूरी चीजों में, लेकिन जिन पे मैंने बोला फोकस करना है उनको तो नहीं छोड़ना है, वहां से तो आना ही आना है। अगर आप बात करोगे एंड्रोजन वगैरह से थोड़ा हल्का, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको जरूर देखना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात। ऑक्सीटोसिन, टोकोलिटिक और ऑक्सीटोसिक से बहुत रेयरली क्वेश्चन, एक क्लासिफिकेशन से एक बार टोकोलिटिक का नाम पूछा गया। और कैल्शियम अफेक्टिंग ड्रग, एक बार खाली वो देख लेना ना, पीटीएस क्या करता है, कैल्सिटोनिन क्या करता है, विटामिन डी किसके साथ मिलकर काम करता है। अगर पीएनएस की बात करोगे सर थोड़ा हल्का, क्लासिफिकेशन ही इसका सब कुछ है, वहीं से देख के आपको मिल जाएगा। हाँ, एक का जो वर्ड एडवर्स इफेक्ट दिए गए हैं वो। आगे अगर सीएनएस में जाओगे तो सर एपिलेप्सी और पार्किंसन आप सबसे पहले देखो। सर एपिलेप्सी आपका यहां दिख रहा है और पार्किंसन आपका यहां दिख रहा है, सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रिमेनिंग अपार्ट फ्रॉम दैट साइकोसिस का जो ये आता है ना ईपीएस वाला वर्ड, एंटी साइकोटिक ड्रग में, उससे बहुत बार देखने को मिला। डिप्रेशन की बात कर लीजिएगा, ओपियोइड एनाल्जेसिक या सीएनएस स्टिमुलेंट की बात कर लीजिएगा। हाँ जी सर, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कभी कभी आए हैं, लेकिन उन मेजर पार्ट्स को तो बिल्कुल मत भूलना। सीवीएस के अंतर्गत बात करोगे सर हाइपरटेंशन, कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है सर, सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन से क्वेश्चन आते हैं। देन हमारा अरिथमिया का क्लासिफिकेशन रखा जाता है, और सीएचएफ में कार्डियक ग्लाइकोसाइड की मैकेनिज्म की बात होती है, इनको जरूर एक सुपरफिशियल व्यू मारिएगा। अगर हम किडनी की बात करेंगे सर, यहां से मेनली साइट, उनके मैकेनिज्म, और हमारी कौन कौन सी हाई सीलिंग, मीडियम और लो एफिकेसी की बात किया जाएगा, उनसे वर्ड देखोगे। ड्रग अफेक्टिंग ब्लड कोआगुलेशन, यहां पे मेनली कोआगुलेशन से ज्यादा हाइपरलिपिडेमिक से थोड़ा बहुत आता है।
लेकिन इनको सबसे पहले देखना, फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, सर सार्टन कहाँ है, क्या करती है, स्टैटिन क्या करती है, जितने भी ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं ना, उनको जरूर एक बार अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। जीआईटी की बात करोगे, अल्सर सबसे ज्यादा, इमेसिस और कॉन्स्टिपेशन से एक का क्वेश्चन, तो ये मेरे सबसे लास्ट में रिवीजन पोर्शन पे रखने की जरूरत है। पहले मेजर करेंगे, फिर इन छोटे छोटे टॉपिक्स को करेंगे। अगर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात किया जाएगा, सल्फोनामाइड, बीटा लैक्टम, डायरेक्ट वाला, इनसे कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इन पे उतना फोकस सबसे लास्ट में करना अगर ये चैप्टर कवर कर रहे हो। लेकिन मेजर पोर्शन जो आपको दिखा रहा हूं, जिनसे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिला है, उनको एक नजर सबसे पहले। अब जैसे एंटीवायरल आप देख लीजिए, एंटी ट्यूबरकुलर आप देख लीजिए, यहां से आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, फंगल उसके बाद आएगा, इनको एक हम ऐसे मारेंगे। हाँ, मलेरिया के साइकिल जितने भी हैं और कौन सी ड्रग किस साइकिल पे काम करती है, उनकी बात बिल्कुल मत छोड़िएगा। कैंसर तो प्यारा सा टॉपिक है, कोई भी साल ऐसा नहीं मिलेगा जहां से क्वेश्चन ना आए। सर आप देखते जाइए, एक ही ईयर में कितने क्वेश्चन आ गए हैं, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिएगा। मिसलेनियस से हल्के फुल्के हमारे टॉपिक्स क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, इनको सबसे लास्ट में रिवीजन में मैं खुद आपके साथ रिवीजन में जोड़ूंगा, अभी इसको आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने मिला होगा कि कौन सा चैप्टर मुझे पहले पढ़ना है, जो मैंने आपसे सीक्वेंस वाइज बोला है वहां से निकालिए, और किन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है उनको आप जरूर एक क्लियर कट, सिंड्रोम वगैरह जहां जितने एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे ना, मैं उनको भी आपके साथ कराऊंगा। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में इसके नए कंटेंट के साथ। अगर ये सीरीज अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर डिवीजन बना के आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।